क्या भारत में मुसलमानों के लिए अपने तालीमी इदारे कायम करना मुश्किल हो रहा है? ये सवाल इसलिए पैदा हो गया है कि गुज़िश्ता हफ़्ते जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी एक सेमिनार में बोलते हुए कहा कि अगर आप यूनिवर्सिटी बनाएंगे तो आप जेल में चले जाएंगे। उनका इशारा आज़म खान और सहारनपुर की गूगल यूनिवर्सिटी और अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर था। हमने देखा है कि आसाम में यूनिवर्सिटी है, उसके जो चांसलर हैं महमूद हक साहब, उनको भी किस तरह से फ्रेम किया गया और परेशान किया गया। इस तरह की कई मिसालें हैं। और अभी जोधपुर यूनिवर्सिटी, जो मौलाना आज़ाद जोधपुर यूनिवर्सिटी भी निशाने पे है। तो इससे देखा जाए कि भारत के तालीमी इदारे हुकूमत के निशाने पे है। अगरचे मौलाना अरशद मदनी के इस बयान को मीडिया में दूसरे तरीके से पेश कर दिया गया और ये सब जाहिर करने की कोशिश की गई कि मौलाना अरशद मदनी दहशतगर्दों की हिमायत करते हैं, जबकि उनका मकसद, उनका इशारा ये था कि भारत में अगर कोई मुसलमान आला तालीमी इदारे कायम करते हैं तो कुछ मुद्दत गुजर जाने के बाद वो निशाने पर आ जाते हैं। आज इन्हीं सवालों पर बातचीत करने के लिए इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन के दफ्तर में मौजूद हैं जनाब सैयद मुश्तबा साहब। आप सब जानते हैं कि सैयद मुश्तबा साहब इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन पे आप सुनते रहते हैं। वो चेन्नई से हमारे साथ ऑनलाइन होते हैं। आज कलकत्ता तशरीफ लाए हैं, आज हमारे दफ्तर में मौजूद हैं। सैयद मुश्तबा साहब, आपका इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन में खैर मकदम है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि मौलाना अरशद मदनी ने जो बातें इशारों के राय में कही, क्या भारत की हकीकत तो नहीं है कि भारत में जो तालीमी इदारे बन रहे हैं वो एक वक्त गुजरने के बाद हुकूमत के निशाने पाए जाते हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया नज़रुल्लाह जावेद साहब। आपने आज मुझे कलकत्ते में मैं हूँ तो आपने मुझे अपने स्टूडियो में मौजूद किया। अब मैं इस सवाल का जवाब जो है वो इसी तरह से दे सकता हूँ कि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें इख्तियार है कि कोई भी माइनॉरिटी, कोई भी अक़लियती वो अपनी इंस्टीट्यूशन बना सकता है। कोई भी उसको अपनी इंस्टीट्यूशन बनाने के, चाहे वो क्रिश्चियन स्कूल हो, चाहे वो हिंदू स्कूल हो, चाहे वो सिखों के स्कूल हों, कोई भी उसमें पाबंदी नहीं है। लेकिन मुसलमानों के साथ ये है कि जब वो कोई इदारा, एक तो बात जो होती है कि मुसलमान पीछे हैं, बैकवर्ड हैं, एजुकेशनल में बहुत मतलब पसमंदा हैं और उनके पास सलाहियत नहीं है एजुकेशन की। अब जो कुछ मुसलमान लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों को एजुकेशनली हम एम्पावर करें, उनको हम पढ़ने लिखने का अवसर दें और उनको जो है लायक मतलब हिंदुस्तान के नागरिक बनाएं ताकि वो अपनी एजुकेशन के सहारे अपनी रोजी रोटी कमा सकें। अब इसके ऊपर भी जो है पाबंदी है। अब बात यहाँ पे यही कहने की है कि ये जो सिलसिला है ये प्योर डिस्क्रिमिनेशन का है और कुछ नहीं है, क्योंकि वो हर जगह से पॉलिटिकली आपको दबाना चाहते हैं, एजुकेशनली दबाना चाहते हैं। अब एजुकेशनली आपके एजुकेशन ही नहीं रहेंगे तो कहाँ से आपके IAS और IPS निकल के आएंगे, कहाँ से डॉक्टर आएंगे, कहाँ से इंजीनियर होके आएंगे। अब ये सब इंस्टीट्यूशन जो पहले बने हुए हैं वो अब मतलब आज़ादी के बाद से जो इंस्टीट्यूशन बने हुए वो तो है ही हैं, लेकिन हमारी आबादी कितनी बढ़ गई है। अभी हम लोग 20 करोड़ से ऊपर हो गए हैं। उसको पूरा करने के लिए हमारे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है। और अभी आपको मैं बता दूं कि अभी जम्मू का किस्सा हुआ है, बिल्कुल नया फ्रेश न्यूज़ है, जिसमें कि मेडिकल इंस्टीट्यूशन में वो जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि इसमें मुसलमान एडमिशन नहीं ले सकते। पाबंदी नहीं लगाया, मतलब उसके खिलाफ बीजेपी एजुकेशन कर रही है। एजुकेशन कर रही है जी। तो बहरहाल बात मेरी ये कहनी है कि अगर मुसलमान अपना इदारा बनाता है तो क्या परेशानी है, वो अपने यहाँ अपने ग्रेजुएट मतलब पैदा करता है और जो है डॉक्टर पैदा करता है, इंजीनियरिंग करता है, क्या परेशानी। वो तो देश के बढ़ाने के लिए, देश के ग्रोथ के लिए, देश के डेवलपमेंट में ही काम आएगा। तो ये जो चीज़ें हैं जो कि मदनी साहब ने और जो भी लोग हैं जिन्होंने उठाया है, ये तो बिल्कुल सही इंसाफ की बात कही है। मुस्तफा साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि पहले आप देखेंगे जो पेटेंट आ रहा था मदरसे इसके निशाने पर होते थे, दीनी इदारे निशाने पर होते थे कि जो दीनी तालीम दी जाती है ये तालीम के ज़रिए इंतहा पसंद बनाया जाता है, ये इल्ज़ाम होते थे आमतौर पर और मदरसे निशाने पर होते थे। अब हम देख रहे हैं कि मुसलमानों के आला तालीमी इदारे, जो नरेंद्र मोदी जो कहते थे कि मेरे एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में साइंस होगा, जब अगर हम साइंस देने की कोशिश करते हैं, जितने भी मुसलमानों के आला तालीमी इदारे हैं इस वक्त निशान, चाहे रामपुर का मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी हो, चाहे
मेघालय में जो यूनिवर्सिटी साइंस टेक्नोलॉजी मेघालय है वो निशाने पे है, जोधपुर में मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी निशाने पे है, और खुद अलीगढ़ जामिया मिल्लिया जामिया हमदर्द जैसे इदारों के बारे में सोशल मीडिया पे और राइट विंग जो है निशाने भी बना रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि आखिर मदरसों पर इनका फोकस ख़त्म होकर आला तालीमी इदारों पर इनका फोकस क्यों हो गया? क्यों वो मुसलमानों को आला तालीमी इदारों में भी तालीम हासिल करने से रोक रहे हैं? देखिए, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि सोशल मीडिया जो है वो इंडिया की नैरेटिव तय करता है। आप उसके जाल में फंसे या ना फंसे, उसका काम है बोलना, आपका काम है सुनना, और जो करना है वो आपका काम है करना। और मेरा अपना ज़ाती नज़रिया ये है कि ये पासिंग फेस है। कोई भी हुकूमत, कोई भी सल्तनत, उसके एक पीरियड होती है, उसके बाद उसकी ज़वाल आ जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो मुसलमानों को जहाँ तक ये अभी जो बहुत सारी अजियत आ रही हैं, बुलडोज़र राज है और क्या क्या है नहीं है, अब ये भी इंस्टीट्यूशन के ऊपर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मैं खुद तालिब इल्म रह चुका हूँ, और जो वर्स्ट फेस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का था, उस टाइम मैं तालिब इल्म था वहाँ पे। हर 2 महीने 3 महीने के बाद यूनिवर्सिटी बंद हो जाती थी, और हमें याद है कि हम कैसे अपने बक्से बांध कर करके भाग रहे हैं घर की तरफ, और यूनिवर्सिटी जो है में ताला लग गया, और 3 महीने 4 महीने के बाद फिर यूनिवर्सिटी खुला। तो वो सब पूरा मैंने दौर देख चुके हैं। अभी जो है ये लोग जो टारगेट कर रहे हैं, जो भी लोग टारगेट कर रहे हैं मुसलमान के जो मुखालिफ लोग हैं, ये लोग सिर्फ न्यूज़ में रहना चाहते हैं। कहाँ टारगेट करेंगे? वो किसी और को टारगेट नहीं कर सकते हैं। वो टारगेट करें दलितों को, वो टारगेट करें और भी जो कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन मुसलमान को जब टारगेट करेंगे तो वो हेडलाइन बनता है, वो जो है मीडिया में खबर बनती है, और वो मुसलमान उस पर रिएक्ट करता है। ये मेरा सवाल ये है कि क्या जो निशाने पे बनाए जा रहे हैं सिर्फ टारगेट करने के लिए इसमें पॉलिटिकल स्टैंड है, या फिर इसके पीछे एक बड़ी गहरी साजिश है कि हम मुसलमान अगर आला तालीम हासिल करेंगे तो सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे, निज़ाम का हिस्सा बनेंगे, तो उन्हें निज़ाम का हिस्सा नहीं बनने देना, वो चाहते हैं कि मुसलमान सिर्फ पंचर बनाता रहे, या उस तरह की भी कोशिश है? देखिए, ये जो कोशिश है इसके 2 पहलू हैं। एक तो आप ये पहलू है कि वो आपको रोक रहे हैं, ये इसमें हो सकती है बात, सदाकत हो सकती है, क्योंकि मतलब, लेकिन ये जो रोक लगा रहे हैं ये बहुत लंबे वक्त की बात नहीं है, ये एक पासिंग फेस है। यही मेरा अपना ज़ाती नज़रिया है कि ये एक पासिंग फेस है। जब बीजेपी की सरकार ख़त्म हो जाएगी, दूसरी सरकार आएगी, तो फिर जैसे पहले मामला चल रहा था वैसे ही होगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो सबसे ऊपर निशाने में रहती है, वो तो एजेंडा है आरएसएस का। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को और जामिया मिल्लिया को और इस तरह के जो भी पुराने इदारे हैं उनको टारगेट कीजिए। अब ये नए नए इदारे जो आए हैं, ये कब आए हैं? 78-79 ईयर्स के बाद आए हैं, क्योंकि ये हमारे मुसलमानों की जनसंख्या जो बढ़ रही है उसके लिए उन्हें हॉस्पिटल चाहिए, उसके लिए उन्हें इंस्टीट्यूशन चाहिए। अब ये सब जो चीज़ें हैं, ये समझ लीजिए एक तरह से वो पलीते में आग लगाने वाली बात है। आप उसी में फंसे रह जाइए कि आजम खान की यूनिवर्सिटी में बुलडोजर चल गया, जोधपुर में ये हो गया, अब उसी को डिस्कस करते रहिए। आप जो ये बोल रहे हैं कि डिस्कस करने के लिए बीजेपी चाहती है कि हम उलझे रहें, जी, ये बात कहीं तक दुरुस्त हो सकती है, लेकिन आप देखेंगे आजम खान की यूनिवर्सिटी को किस तरह से तबाह व बर्बाद कर दिया गया, और एक छोटे छोटे मुकदमे, भैंस चोरी के, दूध चोरी के, इस तरह के मुकदमे लाकर एक हौसला शिकनी हो गई। अगर आप देखेंगे कि सचर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद मुसलमानों में तालीम की नई बेदारी पैदा हुई, और मुसलमान अपने तौर पर तालीमी इदारे कायम करने शुरू कर दिए जो उनको आईनी जमहूरी हक है। अगर इस तरह से प्रहार होता रहा, लगातार हमले होते रहे, तो क्या ये हौसला शिकनी नहीं होगी कि मुसलमान आइंदा इस सोचेगा भी नहीं, क्योंकि बहुत तालीमी इदारे पूंजीवाद लोग बनाते हैं, उससे इनकम करना चाहते हैं, तो उनके लिए आसान रास्ता हो कि होटल खोल के कमाएंगे। तालीमी इदारे कायम करते हैं तो बिल्डोजर से चल जाता है। नहीं, देखिए, आपके जो आप कहना चाह रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा मतलब हौसला अफजाई वाली बात नहीं है, बहुत पसंदगी वाली बात है। मेरा ये कहना है कि ये जो फिनोमेना एंटी मुस्लिम चल रहा है, देखिए इसको समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि जब जब सोसाइटी जो है वो उसमें सेकुलरिज्म जो है, यहाँ पे बात आती है मुश्तरका सेकुलरिज्म जब कमज़ोर हो जाती है तो कम्युनलिज्म उस पर डोमिनेट करने लगता है, और जब सेकुलरिज्म स्ट्रांग हो जाती है तो कम्युनलिज्म एक किनारे, एक कोने में बैठ जाता है। अब देखिए, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, आज से कोई गुज़श्ता 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले नहीं है।
एक इंक्लूसिव सोसाइटी थी, मुसलमानों को आगे बढ़ने के लिए सारी फराहमियत थी। लोग जो है वहाँ पे अनऑफिशियल कोटा भी था कि नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में 2 नहीं तो 3 तो मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे ही बनेंगे। ये सारी चीज़ें थी और मुसलमान बहुत अच्छी तरह से, पूरे नेहरू का फेस भी देख लीजिए, इंदिरा गांधी का भी फेस देख लीजिए, उसके बाद जो पीरियड आता है नरसिम्हा राव और मतलब इनका आपके मनमोहन सिंह का, तो सारे लोगों के दिल में जगह थी मुसलमानों के लिए। अब वो जगह की जो है उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। वो दरवाजे जो बंद किए हैं कि आप मुसलमानों को जगह ही नहीं दो, टिकट ही नहीं दो, किसी नौकरी पर उनको फाइज नहीं करो, तो ये सब तो डिलिबरेट स्टेट पॉलिसी चल रही है। और इसका जो जो मतलब सोल्यूशन है या जिसका जो है जवाब है वो यही है कि अब जो है मुसलमानों के पास दो ही चीज़ है, या तो वो सब्र कर ले और इस फेस को झेल ले। बहुत बहुत बार उन्होंने झेला है, बहुत बार झेला है, इससे ज़्यादा वर्ष फेस है। और नहीं तो फिर कुछ ऐसी तैयारी करें जिससे कि वो डेमोक्रेटिकली अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि कोई उनको मतलब आँख नहीं दिखा सके। अब लोग बात करते करते मैं इस बात को बात करता हूँ, मैंने किताब में भी लिखा है, मैं किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन अगर इंडियन पार्लियामेंट में 50 एमपी एक पार्टी के मुसलमान हो जाए तो क्या वो एजुकेशन बंद करा देंगे? क्या नमाज के लिए जो अजान बंद करा देंगे वो? क्या आपको ये लगता है कि 50 नहीं, लेकिन ख्वाब देखने में क्या जा रहा है? जमीनी हकीकत ख्वाब देखने में क्या जा रहा है? मैं यही कह रहा हूँ ना, ख्वाब ही तो तामीर होती है। जो भारत में जो टोटल जो पॉलिटिक्स चल रही है सर, उसमें तो पॉलिटिकल पार्टियां अपना वोट बैंक जो है, जैसे यादव वोट है आरजेडी का, या फिर समाजवादी पार्टी का, या मायावती का बहुत दलित वोट है, या कांग्रेस का कुछ वोट बैंक जो है, वो अगर अपना हिंदू वोट बैंक को मुस्लिम कैंडिडेट में मुंतकिल करा ही नहीं पा रही है। ऐसे माहौल में क्या ये उम्मीद है, ऐसे माहौल में क्या उम्मीद हम लगा सकते हैं कि 50 जो कभी आजाद भारत में कभी 50 जीते ही नहीं है? नहीं, मैं उस कम्युनलिज्म के फील्ड में नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो कभी हो नहीं सकता है कि मेरा इशारा था कि अगर MIM या ओवैसी की पार्टी पूरे हिंदुस्तान से 50 MP को खड़ा कर ले और 50 MP जो है MIM के हों, तो कोई मुस्लिम पे जो अजियत हो रही है वो नहीं होगी। तो फिर आप 50 MP जीत के कानून बना नहीं सकते ना? इस कानून को जो सरकार मिलेगी वो बनाएंगे। अब जैसे अभी भी वक्फ के खिलाफ जो है 235 MP हंगामा मचाते रहे, कानून बन गया, तो वैसी साहब अगर 50 जीतेंगे तो वैसी साहब तो मुसलमान इस्लाम के नाम पर जीतेंगे इलेक्शन, तो दूसरा आदमी तो हिंदुइज्म के नाम पर जीत जाएगा। वो तो देखिए ये बहस जो है वो कहीं ख़त्म नहीं होने वाली है। मेरा कहना है कि ये जो वक्फ बोर्ड की बात जो थी ना, उसमें इतने 232 या 288 जो लोग थे, यहाँ पे पावर पॉलिटिक्स नहीं था। इलेक्शन जब होता है वो पावर पॉलिटिक्स होता है, उसमें आप अगर जीतेंगे तो आपको कुर्सी मिलेगी। सवाल ये है कि और जब कुर्सी मिलेगी तो आपको पैसे कमाने की जगह मिलेगी। सवाल ये है कि 30-50 MP वो सब जीत नहीं सकते कभी भारत में इतना, वो तो अगर जीत भी गए उनके मुकाबले जो 300 जीत का सरकार बनाएगी वो ज्यादा ताकतवर होगी ना। फिर नहीं, वो तो फिर एक बैंक होगा ना, वोट बैंक होगा। वो यहाँ से सपोर्ट खींचेंगे, दूसरे को बना देंगे, और वो एंटी मुस्लिम पॉलिसी बना नहीं सकते। उनका मेन तो ये एक जमाने में ये कवायद चल रही थी कांग्रेस की सरकार के टाइम में, जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। मैं उस वक्त मौजूद था, कई MP के साथ मैंने बातचीत किया था, तो उन्होंने कहा कि हम मुख्तलिफ पार्टी के हैं, लेकिन जहाँ पे मुस्लिम इशू होगा, इस्लामिक इशू होगा, तो हम यूनाइट होंगे। अगर हमारे धर्म के अगेंस्ट में कोई बात अगर होगी तो फिर हम कोई पार्टी की बात नहीं मानेंगे, हम अपने धर्म की बात मानेंगे। ऐसी कवायद चल चुकी है एक टाइम, और अब जो है वो पूरा का पूरा निज़ाम उलट गया है। बीजेपी के अंदर में पूरा का पूरा निज़ाम उलट गया है, और बीजेपी जो है वो अपनी तरफ से मतलब कोशिश कर रही है कि जब तक हम अपनी हुकूमत चला सकें। अब देखिए, मैं आपको ये भी बता दूं, इंदिरा गांधी से ज़्यादा पावरफुल है क्या नरेंद्र मोदी? 1977 में क्या हुआ? इंदिरा गांधी उखड़ गई। राजनारायण का नाम ले रहा हूं मैं, राजनारायण ने इंदिरा गांधी को हरा दिया, ये हमारे सामने हुआ है। तो मोदी की जो सरकार है, मैं डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा हूं, डेमोक्रेसी का तो यही खेल है
कि आज आप हैं, अब आप बहुत तेज हैं, अभी क्या कर रहे हैं? अब दुनिया जो है, हिंदुस्तान के जो नागरिक है वो समझ गए हैं कि ये जो बीजेपी सरकार है ये कम्युनलिज्म करके, एंटी मुस्लिम कर करके हमको वर्गला रही है और हम जो है गुमराह हो रहे हैं। जो जीत जाता है वो मज़े खा रहा है, हम तो अपनी वोट बर्बाद कर रहे हैं। तो ये जो पकड़ है या ये जो समझ है लोगों के बारे में आ रही है। नहीं, आप ये क्या आप इस बात के कायल हैं कि भारत का मुसलमान एक तरफा तौर पर वैसी साहब के साथ खड़े हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और कांग्रेस से, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। डीएमके से ये कभी नहीं हो सकता। 50 सीट कहाँ से जीत जाएंगे वैसे साहब? मैं 50 सीट आप इमिग्रेशन कर रहे हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर 50 सीट मुसलमान एक पार्टी से जीत जाए तो क्या तो ये जो सारे माहौल हैं हिंदुस्तान में एंटी मुस्लिम, ये बंद हो जाए। ये मेरा कहना कैसे हो सकता है? मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है, लेकिन ख्वाब देखने में क्या है? और चूंकि भाई ख्वाब देखने में क्या है? जमीनी हकीकत इस तरह की नहीं है। बहुत सी चीजों में यह हो जाता। मैं एक आपको ये बता देता हूँ कि 3 रन बनाना था, एक बॉल थे, अगले ने छक्का मार दिया। वो क्रिकेट का खेल है। यही तो खेल है, हमारी यही तो खेल है। और इस बात को मैं मतलब और निशानदेही कर देता हूँ कि देखिए हिंदुस्तान की जो खमीर है, जो हिंदुस्तान की खमीर है वो मुश्तरका और मतलब इंक्लूसिव सरकार की खमीर है। कभी भी अकबर के टाइम में दीन इलाही हो गया था और दारा शिकोह ने प्रभु लिखा हुआ था अपने हाथ के इस पे लिखवा लिया था, उसने टैटू बना लिया था एक, आपको मालूम है उसमें प्रभु लिखे हुए थे, जिसको औरंगजेब कह रहा था कि ये क्या किया तुमने। तो ये सब तो हिंदुस्तान की खबर है। और अभी कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा कि अकबर के बाद से 20 मुगलिया मतलब पीढ़ियां गुजरी हैं, 20 हुक्मरान हुए हैं बहादुर शाह जफर। अकबर के से शुरू से आगे जो भी लोग थे सब मुगलिया जो प्रिंस हुए हैं या किंग हुए हैं वो सब की माँ जो है नॉन मुस्लिम। यही बात तो मैं कहता हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में जो है वो कभी भी हिंदू और मुसलमान अलग नहीं हो सकते हैं। यही मेरा मैसेज है। हिंदू भी नहीं चाहता कि मुसलमान अलग हो, मुसलमान भी नहीं चाहता है हिंदू अलग हो। वही मैं कहना चाहता हूँ कि भारत जैसे समाज में अब हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स जब भी होगी तो इसका नुकसान माइनॉरिटी मुसलमानों को होगा। और मेजॉरिटी को पोलाइज करने के लिए जो इस तरह की जो कोशिशें होती हैं, कभी मुसलमानों के घर उजाड़ दिए जाते हैं, कई मुसलमानों के यूनिवर्सिटी और तालीमी इदारों को उजाड़ दिए जाते हैं। चूँकि ये सवाल इसलिए काफ़ी अहम है जो सवाल हम उठा रहे हैं कि भारत में क्या मुसलमानों का तालीमी इदारा कायम करना मुश्किल है। ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस की एक पॉलिटिकल विंग है, मुकम्मल बीजेपी आरएसएस नहीं बल्कि पॉलिटिकल विंग है। और जो आप बीजेपी वही करती है जो आरएसएस कराना चाहती है। अगर आप आरएसएस की आइडियोलॉजी को देखें, उस आइडियोलॉजी में मुसलमान, ईसाई और मुल्क के दीगर अक़लियतों के लिए कोई जगह नहीं है। तो क्या बीजेपी, सवाल यही बड़ा काफ़ी अहम है कि क्या ये जो हमले हो रहे हैं तालीमी इदारों पर और जिस सिस्टमेटिकली तौर पर ख़त्म किए जा रहे हैं, क्या ये बीजेपी आरएसएस के आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा रही है? ये सबसे बड़ा बुनियादी सवाल है और इस सवाल पे काफ़ी बहस भी हो रही है। और अभी हाल ही में अरशद बंदी साहब के बयान के बाद जो ओवैसी साहब का जो बयान आया है उसको लेकर भी काफ़ी चर्चा में है। ओवैसी ने ये कहा कि अगर मुस्लिम इदारों में बम बनाए जाते हैं तो हम उसकी तनकीद करेंगे। एक तरह से देखा जाए तो ओवैसी साहब भी आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का जो बयानिया है, जो नैरेटिव है, उसको ही आगे बढ़ा रहे हैं। सवाल सबसे अहम ये है कि आप आज़ाद भारत की तारीख से अब तक तो भारत का कोई मदरसा, कोई यूनिवर्सिटी, कोई तालीमी इदारे मुल्क मुखालिफ सरगर्मी में कभी भी इज्तिमाई तौर पर मुलव्विस नहीं रहा है। इस सिलसिले में आपकी सब क्या राय है? देखिए, 2 बातें यहाँ पे आपने उठाई हैं जिसके ऊपर टिप्पणी बहुत ज़रूरी है। एक जो है, मैं बचपन से लेकर के अभी तक जो भी उम्र हमारी है वो मैं सुनता आ रहा हूँ, आरएसएस ये कर रहा है, बीजेपी ये कर रही है, आरएसएस ये कर रहा है, वो कर रही है, वो ऑर्गेनाइज्ड है, हम ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं, हमें ऑर्गेनाइज नहीं होना चाहिए। हम अगर ऑर्गेनाइज्ड अगर होंगे, जो कि आपने भी इशारा किया, हम ऑर्गेनाइज्ड होंगे तो हम तो ख़त्म हो जाएंगे। बीजेपी 80% है, हम जो है 15% है, तो कैसे? ये जो है ये वाहियात नैरेटिव है। 78 साल में क्या मिला आपको, मतलब ऑर्गेनाइज नहीं होने से?
कोई कोई बता सकता है 78 ईयर्स में मुस्लिम ऑर्गेनाइज नहीं था तो क्या मिला उसे? तो इस ये जो 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 चोला है मुसलमानों ने, मुसलमान जो है वो सेकुलर रहे, बाकी यादव जो है वो कम्युनल हो जाए, फलाने जो है वो कम्युनल हो जाए, हिंदू जो है वो कम्युनल हो जाए, लेकिन मुसलमान कम्युनल नहीं हो सकता। अब जो है वो बहुत फिक्र की ज़रूरत है और बहुत ही हिकमत अमली की ज़रूरत है कि किस तरह से मुसलमान अपने फलाह बहबूद के लिए, अपनी बका के लिए कैसे वो अपने आप को सेफ गार्ड करे। जो प्रेशर है वो तो हम जान ही रहे हैं, जो आपके ऊपर आघात हो रहा है वो हम आप जान ही रहे हैं। उसको कैसे, अगर हम संगठित नहीं होंगे तो क्या होंगे, क्या करेंगे बोलिए? अगर संगठित नहीं होंगे, आरएसएस संगठित है, हम संगठित नहीं होते, ये तो नैरेटिव है ना। नहीं, आपको संगठित नहीं करने दे नहीं, ये आरएसएस के खिलाफ काम करने से कोई नहीं रोकता है। जब हम बोलते हैं कि बीजेपी की जो मजहबी सियासत है उसका जवाब इस्लामिक सियासत होगी तो फायदा बीजेपी को होगा, लेकिन आरएसएस के का जो काम है, जो आरएसएस से नफरत फैला है, उसके खिलाफ हम लोग कहाँ काम कर पा रहे हैं? आप देखिए, यही तो बेदारी है। हाँ। अब यहाँ पे मैं एक आपको के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अभी बिहार इलेक्शन में वो एक क्या नाम उसको शायद आप जानते होंगे, यूट्यूबर अजीत अंजुम, उसने एक पूरा नोट लिखा है जिसमें उसने गया था वो और पूरी सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसने कहा कि 365 दिन से बिहार इलेक्शन के लिए बीजेपी के और आरएसएस के लोग गांव-गांव घूम रहे थे संगठित करने के लिए, और कई कॉन्स्टिट्यूएंसी को उन्होंने आइडेंटिफाई भी किया उसमें कि हमें 6 महीना पहले उन्होंने बता दिया था कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम जीते। अब बताइए हमारे पास कौन सी संगठन है जो कि गांव-गांव में घूमे और मुस्लिम वोटर्स को संगठित कर? कोई है? और जब तक ये नहीं होगा तब तक मुसलमान की संख्या नहीं बढ़ेगी। वो तो और उसका नतीजा यही होगा कि जो अभी हो रहा है, जो आप देख रहे हैं हमारे ऊपर जुल्म और हमारे ऊपर, ये जो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन को। लेकिन आरएसएस की जो कोशिश है, और दरअसल आरएसएस सिर्फ एक तंजीम नहीं है, एक नज़रिया है। उस नज़रिए को चाहते हैं कि पूरी कैप्चरिंग कर ले, और आरएसएस को मालूम है कि जब तक हम इक़्तिदार में मुकम्मल तौर पर नहीं आएंगे अपनी आइडियोलॉजी को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए वो जिस तरह से बिहार इलेक्शन या यूपी इलेक्शन, खुद अभी बंगाल में अभी से तैयारी शुरू हो गई है उसका मुकाबला मुसलमान किया, खुद कांग्रेस आरजेडी पॉलिटिकल पार्टियां नहीं कर पा रही, जो बड़े पैमाने के वर्कर हैं, उनके पास सरमाया भी है। तो आरएसएस तो बड़ा खतरा बन ही गया है, लेकिन उसका जवाब ये नहीं है कि हम, देखिए मैं इसका जवाब यही दे सकता हूँ कि 47 या 50 से सेकुलरिज्म, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंक्लूसिव गवर्नमेंट और ये सारे जो नारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, इसका पीरियड 40 साल से ऊपर है। आरएसएस कहीं नहीं थी, बीजेपी कहीं नहीं थी, और यही मैंने आपको अपने मुकाले में पहले बोला कि जब सेकुलरिज्म और जो वो वीक हो जाता है तो कम्युनल जो फोर्सेस हैं वो चढ़ जाते हैं। अभी हमें चाहिए ये कि उसको उलटना है, फिर से सेकुलर फोर्सेस को यूनाइट करना है और बीजेपी को जो है कॉर्नर में लाके खड़ा कर देना है। आपको मालूम होगा बीजेपी की जो संगठन हुई है वो 1980 में हुई है, 1980 में हुई है, और 1984 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें सिर्फ 4 पार्लियामेंट्री सीट आई थी आपके बीजेपी को। वो जनसंघ जो है मर्ज हो गई थी 77 में, जो है वो जनसंघ जो है वो थी पार्ट ऑफ जयप्रकाश मोरारजी देसाई कैबिनेट। उसके बाद से उनसे कहा कि अब जनसंघ के दो और नहीं हो सकते हैं, मतलब 2 पार्टी एक पार्टी नहीं बन सकती है। तो वो है। अब एक लास्ट मेरी बात जब आपसे हो रही है, मैं ये बात कह रहा था कि मुसलमान जो है अभी 2 खेमे में बटा हुआ है। एक जो है वो, उनको अगर आप मौलाना कहते हैं या रिलीजियस हेड कहते हैं, जिनके लीडर असद मदनी हैं और वो हिंदुस्तान पे अपना राज चाहते हैं। ये उल्मा और दाढ़ी वाले और टोपी वाले उनकी जमात है, वो मुस्लिम लीडरशिप के लिए जो है लड़ मर रहे हैं जो भी कुछ है। दूसरे हमारे ओवैसी साहब हैं, वो भी जो है मतलब टोपी और मतलब दाढ़ी वाले हैं, लेकिन वो प्योर एंड प्योर पॉलिटिकल आदमी है। वो उनको जो है वो सियासत कर रहे हैं, उनका जो है धर्म से कोई रिश्ता नाता नहीं है। वो भले ही अपने पर्सनल लाइफ में धार्मिक होंगे, लेकिन वो धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये उलमा जो हमारे हैं, अब यही 2 खेमा जो है हमारे पास है ऑप्शन, तीसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं।
तीसरा ऑप्शन वही है कि आप समाजवादी में जाइए, आरजेडी में जाइए, कांग्रेस में जाइए, उसमें जाइए, वो आपको सीधी टिकट ही नहीं देगा लड़ने में। तो ये जो प्रॉब्लम है मुसलमानों के सामने कि मेरा कौन मुहाफिज है, मेरा कौन रहबर है, हमें कौन लीड करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और मुसलमान इसी की तलाश में है कि कौन हमको बता दे, कोई हमें बता दे। मैं तो ये कहता हूँ कि कभी कभी कि अल्लाह ताला हमें बता दे कि हम हिंदुस्तान में किस तरह से रहें, कैसे हम अच्छे नागरिक बन के रहें और कैसे हमें जो है मतलब आगे बढ़ने के का मौका प्रदान करें। किसी के पास ये प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, सबके पास तनकीद करने का प्रिस्क्रिप्शन है कि ऐसे ओवैसी कर रहे हैं, ऐसे मदनी कर रहे हैं। और कोई भी हमें ये नहीं कहता कि भाई आप पढ़ो लिखो, नौकरी करो और उसके बाद क्वालिफाई करो और जो हिंदुस्तान में डेमोक्रेटिक जो जराए हैं उसमें आप आगे आओ। कोई इस बात की बात नहीं करता और ये मुअम्मा जब तक रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन को वक्त दिया। और जहाँ तक आपने कहा कि ओवैसी साहब और मदनी पावर पॉलिटिक्स नहीं है मदनी की, और वो सिर्फ एक मजहबी कार्य हो सकती है, लेकिन जहाँ तक ओवैसी साहब की है उनकी सियासत भी कमोबेश उसी तरह की है जो बीजेपी की सियासत है, मजहब की सियासत है। अब ये सवाल ये है कि भाई क्या बीजेपी की सियासत में का मुकाबला वैसे साहब जिस तरह से कर रहे हैं क्या वो दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है, ये सवाल काफ़ी तवील है। हम इन सवाल पर बात करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।